हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरे मीट्रिक स्पेस की सीरीज चल रही है जिसका आज लेक्चर नंबर 13 होगा, जिसमें मैं आपको कंप्लीट मीट्रिक स्पेस से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हमारे रह गए थे बेटा वो करेंगे कंप्लीट। सो लेट अस स्टार्ट। देखो, ये है एग्जाम्पल नंबर 1.3.5 का सेकेंड पार्ट, जिसमें क्या है आपके पास, लेट एक्स इक्वल टू सी ए बी। सी मीन्स continuous functions. AB means defined on the interval AB. So X is the space of all continuous functions defined on the closed interval AB. और इसके अंदर जो हमने मीट्रिक डिफाइन किया है वो क्या किया है, डी एफ जी इज सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए बी। मैंने आपको करवा रखा है ये, ठीक है। ये वाला मीट्रिक दिखा रखा है आपको कि ये मीट्रिक स्पेस बनाता है। कन्वर्जेस विद रिस्पेक्ट टू डी इज इक्विवेलेंट टू यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, मतलब इसमें जो कन्वर्जेंस आएगी ना सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की, वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जैसी होगी। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं पहले आपको जरा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मीनिंग बता दूं। ये आप पहले के सेमेस्टर्स में कर चुके हैं। तो पहले एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देख लो कि क्या होती है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वर्ड आता है बेटा जब हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में क्या है, हर टर्म सीक्वेंस की जो है अपने आप में एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगी और उसका एक कॉमन डोमेन होगा। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास फंक्शंस आ गए एफ एन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस आ गए एफ एन। अब इसमें देखो एन को वेरिएशन दोगे तो एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, एफ फोर, ऐसे करके ये सीक्वेंस बनने शुरू हो जाएंगे, फंक्शंस बनने शुरू हो जाएंगे। और उन सब फंक्शंस का एक कॉमन डोमेन है इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होगा ना, इसको हम कब बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। दो वर्ड्स होते हैं, एक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो ये कब यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, देखो सपोज ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एफ पे है तो कब करेगा, उसकी डेफिनेशन को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद कीजिए कि इफ टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो there exists a positive integer m such that this mod fnx minus fx is less than epsilon for all n greater than equal to m। देखो, ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एफ एन एक्स, ये आ जाएगा, और जिस पर ये कन्वर्ज कर रहा है वो लिमिट है एफ एक्स, वो आ जाएगा मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। यहाँ तक की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है आपकी जैसे आप कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस करते हैं, नॉर्मल सीक्वेंस करते हैं, ऐसे ही कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन भी सेम ही है। बस जो आपका एक सीक्वेंस था वो अब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से रिप्लेस हो गया। और एक चीज का क्या चेंज आया है, यहाँ पे वर्ड आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए द इंटरवल ए बी। मतलब ये जो पॉजिटिव इंटीजर एम एग्जिस्ट करेगा ना, ये हर एक्स के लिए सेम होगा, ठीक है। जितने भी इंटरवल ए बी के अंदर एक्स होंगे ना, हर एक्स के लिए ये पॉजिटिव इंटीजर विल रिमेन सेम, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होती तो हर एक्स के लिए एक अलग पॉजिटिव इंटीजर एम मिलता आपको, बट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है तो हर एक्स के लिए आपको जो है, हर एक्स के लिए आपको के लिए एक सेम एम आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है कि मुझे नोट इसमें मैंने लिख दिया ये बात कि द पॉजिटिव इंटीजर एम जो होगा वो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, एक्स पे नहीं करता, क्योंकि हर एक्स के लिए सेम ही पॉजिटिव इंटीजर एम है, ठीक है। तो यहाँ पर 1m विल वर्क फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल ए बी। तो दिस इज नथिंग बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब इसको हम इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि ये कैसे होगा। अब हम अपने मेन प्रूफ पे आ जाते हैं। तो मैंने लिया लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये, ठीक है। लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इन द क्लोज्ड इंटरवल, और सॉरी इन द मीट्रिक स्पेस, जो हमने स्पेस बनाया है अपना एक्स। एक्स क्या चीज़ है, सी ए बी। मतलब सारे जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ना, ये कॉन्टिन्यूस हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या लिया यहाँ पे, लेट एफ बिलोंग्स टू एक्स ले लिया कि जो इसकी लिमिट बन रही है वो एफ है। तो एफ एन कन्वर्जेस टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डी इफ एंड ओनली इफ। देखो, अब कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाओ मीट्रिक स्पेस में जो आप लगाते हो, तो वही आएगी फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट सच दैट डी ऑफ एफ एन एफ इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ये तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जब भूल जाते हो तो हमेशा सोचा करो कि रियल्स में हमने क्या डेफिनेशन बना रखी थी। तो रियल में अगर ये लिखते तो हम क्या लिखते, मॉड ऑफ एफ एन माइनस एफ लेस देन एप्सिलॉन, यही लिखते ना, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी पॉजिटिव इंटीजर आपने ले रखा है। तो अब मॉड किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी में कन्वर्ट हो जाता है जब मीट्रिक में आते हैं। तो हमारे पास ये आ गया।
अब डी एफ एन एफ की डेफिनेशन क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो तो सुप्रीमम वाली गिवन है, तो हमने लिख दिया सुप्रीमम मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है ना। अभी बेटा मैंने सिर्फ यहाँ पर एफ एन को बोला है कि वो कन्वर्ज कर रहा है एफ पर। अब मुझे उसको बनाना है कि वो एफ एन जो है एफ पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बनाने के लिए बस इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा मुझे लेके आनी है, दैट इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। बस इतना फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जब कोई ये पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट जो है ये हर एक्स के लिए वैलिड हो जाएगा तो मेरे ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बन जाएगी। और जब तक ये हर उसके लिए वैलिड नहीं है, एक्स के लिए वैलिड नहीं है, हर एक्स के लिए अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट ढूंढना पड़ गया तो वो मेरी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस बनती है, या नॉर्मल कन्वर्जेंस बोलेंगे उसको, खाली वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, कन्वर्जेंट तक की बात तो क्वेश्चन नहीं दे रखी थी कि हर एफ एन जो है एफ पे कन्वर्जेंट है, ये बात तो मुझे क्वेश्चन में दी हुई है, मुझे बस उसे प्रूफ करना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो इस वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये इफ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो वाली जो ये स्टेटमेंट लिखी है, मुझे इसमें सिर्फ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी लेकर आना है। अगर ये मैं ले आती हूँ तो मेरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बन जाएगी। तो वो अब देखते हैं कहाँ से आएगा। तो देखो मेरे पास डी एफ एन एफ की डेफिनेशन क्वेश्चन में क्या दे रखी थी, सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। यही है ना कि डी एफ जी जो है सुप्रीमम एफ माइनस जी है, तो एफ की जगह पर एफ एन आ गया, ठीक है, और जी की जगह पे एफ आ गया, तो मैंने वो डेफिनेशन लगा दी। अब इसकी डेफिनेशन में सुप्रीमम के साथ अपने आप में वर्ड है एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल ए बी, ठीक है ना। तो मेरे पास ये जो स्टेटमेंट हो गई ट्रू। अब ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी आ गया, ठीक है। अब देखो सुप्रीमम जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, जब वो लेस देन एप्सिलॉन है आपके पास तो ये मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स जो होगा ये भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हर टर्म के लिए ट्रू हो जाएगा। तो ये किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए हो गया, क्योंकि ये सुप्रीमम के नीचे लिखा हुआ था मेरे पास एक्स बिलोंग्स टू ए बी, तो मेरे को मिलना शुरू हो गया यहाँ से दैट इट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया बेटा, ये डेफिनेशन अब किसकी बन गई, जैसे ही फॉर ऑल एक्स आ गया इसके अंदर ये डेफिनेशन बन गई यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन द इंटरवल ए बी। क्लियर है बच्चों। चलिए क्वेश्चन समझ आया कि क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना था कि जो एफ एन की कन्वर्जेंस है, हर फंक्शन एफ एन की जो कन्वर्जेंस है वो एक्चुअल में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बिल्कुल सेम इसी तरीके का है, बस हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसके अंदर मीट्रिक स्पेस चेंज कर दिया। लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड दिस बी एस बी द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शंस, ठीक है। ऊपर हमने फंक्शन लिए कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन, जो भी डिफाइन किया था हमने इंटरवल ए बी के अंदर। अब हमने सेट ले लिया ऑफ ऑल बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन, और मीट्रिक हमने सेम रखा, देखो डी एफ जी हमारा वही है, सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है ना। तो हमें शो करना है कि जो ये कन्वर्जेंस है विद रिस्पेक्ट टू डी वो भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। जैसे ऊपर प्रूफ किया बिल्कुल सेम तरीके से आप यहाँ पर भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। देखो मैंने कॉन्टिन्यूटी तो ऊपर यूज ही नहीं करी थी ना, जो स्पेस दे रखा था उसके अंदर मैंने सिर्फ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंस की डेफिनेशन का इस्तेमाल करके प्रूफ किया, तो वो तो अभी भी वैलिड है यहाँ पे, ठीक है। तो जो काम आपने ऊपर किया है बिल्कुल सेम तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर वहाँ पर x जो था C01 था, यहाँ पर x जो है BS आ जाएगा। वहाँ पे ऊपर आप इंटरवल ए बी लिख रहे थे, यहाँ पे सिर्फ s लिखोगे ये वाला, क्योंकि s आ जाएगा ना, s के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है, तो यहाँ इंटरवल s आएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, राइट। अब आ जाइए, शो दैट दी अबव स्पेस बी एस डी इज कम्प्लीट। हमने ऊपर ये शो किया है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, हमने ये नहीं शो किया अभी कि ये कंप्लीट है, ठीक है। तो शो दैट दी अबव स्पेस बी एस डी इज कम्प्लीट, अब हमें इसे शो करना है कि ये कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, एवरी कॉशी सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जेज इन एक्स, ठीक है। मतलब पहले कोई कॉशी सीक्वेंस लो, उसे शो करो कि वो कन्वर्जेंट है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट भी उसी स्पेस के अंदर होनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, इस बी एस के अंदर पहले कोई कॉशी सीक्वेंस लूंगी, फिर मैं शो करूंगी कि वो कन्वर्जेंट है, और उसकी जो लिमिट है वो भी बी एस के अंदर ही है। बी एस के अंदर आने का क्या मतलब है कि वो बाउंडेड होगा, ठीक है ना, वो जो फंक्शन आएगा वो भी बाउंडेड फंक्शन होगा ऑन द सेट एस। यही है ना मेरा बी एस की डेफिनेशन, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेटा, पहले एक कॉशी सीक्वेंस ले लिया हमने बीएस के अंदर। अब ये क्योंकि कॉशी सीक्वेंस है बीएस के अंदर तो इसका मतलब ये बाउंडेड है, ठीक है ना। हर एफ एन जो हो गया वो बाउंडेड हो गया, क्योंकि बीएस की डेफिनेशन ही यही है कि उसके पास सारे बाउंडेड रियल फंक्शंस हैं ऑन द सेट एस। तो ये एफ एन जो हो गया बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन बन गया ऑन द सेट एस। अगर ये बाउंडेड है, अब इसकी डेफिनेशन यूज कर लो यहाँ पे,
आपके पास तो हमने क्या लिया, लेट देयर, सॉरी ये कॉशी सीक्वेंस है, पहले कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर p सच दैट d ऑफ एफ एन एफ एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू p। ये मेरी किसकी डेफिनेशन है, कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन है, तो मैंने उसका इस्तेमाल किया है। एफ एन इज अ कॉशी सीक्वेंस, ठीक है। अब डी एफ एन एफ एम की डेफिनेशन क्या है, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स, क्योंकि ये ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है। देखो मैं दिखा भी देती हूँ आपको, ये देखो मेरा डी एफ जी ये था ना, इसमें एफ की जगह एफ एन कर दो, जी की जगह जी एम एफ एम कर दो, तो मेरा आ जाएगा सुप्रीमम एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स, ठीक है बच्चों। तो अब ये आ गया मेरे पास, तो मेरे पास ये डेफिनेशन से मैंने लिख दिया, ये लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू पी। अब ये सुप्रीमम अगर इससे लेस है, ठीक है ना, सुप्रीमम क्या है, सुप्रीमम ये जो होता है ये अपर बाउंड है, किसका अपर बाउंड है, ये मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का अपर बाउंड है, ठीक है ना। तो ये अपर बाउंड है, तो जब ये लेस है तो ये भी लेस हो जाएगा, मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स भी आपका लेस आ जाएगा फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू पी। और क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट जो थी सुप्रीमम वाली, ये एक्स बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस ट्रू थी, तो ये जो स्टेटमेंट आएगी मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स, ये भी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस आएगी। तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। अब देखो हर x के लिए जो एफ एन एक्स है वो एक कॉशी सीक्वेंस बन गया रियल नंबर का। क्यों बन गया रियल नंबर का, देखो अभी तक वो कॉशी सीक्वेंस bs के अंदर था, अब वो कॉशी सीक्वेंस रियल्स के अंदर बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि ये डेफिनेशन किसकी है, ये देखो जो वन स्टेटमेंट है, ये जो इक्वेशन नंबर वन है, मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, जैसे ही मॉड आ जाता है बेटा वो रियल्स की चीज बन जाती है। जैसे ही आप डी लिख देते हो, ये वाली स्टेटमेंट लिखते हो डी वाली स्टेटमेंट से वो मैट्रिक्स स्पेस में चली जाती है। तो अब ये मॉड लिख दिया यहाँ पे आपने, मॉड लिखते ही ये एफ एन क्या बन गया, कॉशी सीक्वेंस रियल नंबर्स का बन गया। जैसे ही ये सीक्वेंस रियल नंबर्स का बन गया, तो यहाँ पे क्या होगा आपको पता है, कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया मेरे पास क्या कहता है, कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया कि रियल नंबर्स में अगर कोई कॉशी सीक्वेंस लोगे तो वो कन्वर्जेंट होगा रियल्स के अंदर ही, क्योंकि रियल्स एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस बनाते हैं। तो एवरी कॉशी सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जेस इन, सर एवरी कॉशी सीक्वेंस इन आर कन्वर्जेस इन आर, तो ये आर के अंदर ही कन्वर्ज कर जाएगा। तो अगर ये कन्वर्ज कर रहा है आर के अंदर, तो इसकी कोई लिमिट होगी। लिमिट हमने अब डिफाइन करनी शुरू करी कि लिमिट मेरी क्या है, एफ है, यानी कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स क्या है, एफ एक्स है। अब क्योंकि एफ एक्स जो है, सॉरी एफ एन जो है हमने रियल्स में ले गए, तो ये जो एफ एक्स होगा ये भी जब एफ एक्स निकालेंगे तो ये किस में जाएगा, रियल में जाएगा। तो एफ क्या हो गया, इट इज़ अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द सेट एस, और इसकी जितनी भी इमेजेस निकलेंगी वो रियल्स में चली जाएंगी, क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है ना। तो मेरे पास आ गया लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अब मैं शो कर देती हूँ कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डी। अभी यहाँ तक जो बना ना, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, यहाँ तक एफ एन की जो लिमिट एफ आ रही है ना वो रियल्स में आ रही है। मुझे शो करना है कि एफ एन की जो लिमिट है ये एफ, ये विद रिस्पेक्ट टू डी भी होगी। मुझे मीट्रिक स्पेस में भी शो करनी है, रियल्स में तो है, मीट्रिक्स तक लेके जाना है इसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेटा, जो मेरी इक्वेशन नंबर वन थी ना, जहाँ पे मेरी मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स लेस देन एप्सिलॉन आया था, जहाँ मैंने कहा था कि ये कॉची सीक्वेंस रियल नंबर का है, वहां पर आप एन को तो फिक्स कर दो और एम को इन्फिनिटी तक ले जाओ, ठीक है। तो मैंने एन को फिक्स किया और एम को इन्फिनिटी पे ले गए। जब एम को इन्फिनिटी पे ले गए तो वो तो बन गया एफ एक्स। क्यों बन गया एफ एक्स, क्योंकि हमने ले रखा है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। तो जब एन की जगह एम करूंगी तो एफ एम एक्स भी एफ एक्स पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पे एफ एम एक्स की जगह पे आ गया एफ एम। क्यों एफ एक्स आ गया, क्योंकि मैंने एम को इन्फिनिटी पर लेके चली गई हूँ, ठीक है। तो अब ये वाली स्टेटमेंट आ गई, इसका नाम मैंने टू रख दिया। अब जब ये वाली स्टेटमेंट लेस देन एप्सिलॉन है, मतलब एप्सिलॉन इज एक्टिंग एज अ अपर बाउंड ऑफ मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। तो अगर ये इसका अपर बाउंड है तो सुप्रीमम क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, तो उसके लिए भी वो सिचुएशन वैलिड हो जाएगी। तो सुप्रीमम के लिए भी ये कंडीशन अपने आप वैलिड हो गई, ठीक है। अब जैसे ही ये सुप्रीमम आ गया इसके अंदर वर्ड, ये किसकी डेफिनेशन बन गई है, तो डी मीट्रिक की डेफिनेशन बन गई। तो मीट्रिक की डेफिनेशन बनी तो ये किसकी आ गई, डी एफ एन एफ आ गया। ये तो क्वेश्चन से ही आ गया हमारे पास अब, ठीक है ना। तो अब ये जब डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई, डी एफ एन एफ इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी, तो ये किसकी डेफिनेशन है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है हमारी मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन आ गई। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि एफ एन जो है कन्वर्ज कर गया एफ को, ठीक है। और ये किसके रिस्पेक्ट में आ गया, विद रिस्पेक्ट टू डी आ गया।
ठीक है बेटा। तो अब मुझे ये भी पता चल गया कि जो एफ एन मेरा अभी तक रियल्स में कन्वर्ज कर रहा था, एफ एन एक कॉशी सीक्वेंस है जो कि मेरा रियल्स में कन्वर्ज कर रहा था, वो मीट्रिक डी के रिस्पेक्ट में भी कन्वर्ज कर रहा है। अब मुझे बस इतना शो करना है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बनाने के लिए कि ये जो लिमिट आई है ये बी एस से बाहर नहीं है, ये बी एस के अंदर ही है, क्योंकि हमने डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस आपको बोलती है कि कन्वर्जेंट होना चाहिए कॉशी सीक्वेंस। एवरी कॉशी सीक्वेंस शुड बी कन्वर्जेंट, बट इट शुड बी कन्वर्जेंट इन द स्पेस, जिस स्पेस के अंदर हमने सीक्वेंस लिया उसी स्पेस में कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो मैंने ये एफ एन कॉशी सीक्वेंस लिया, मैंने इसको शो कर दिया कि ये कन्वर्जेंट है एफ के अंदर विद रिस्पेक्ट टू दैट मीट्रिक डी। बट अभी मुझे ये शो करना रह गया कि ये जो लिमिट है ये स्पेस से बाहर नहीं है, ये विद इन द स्पेस ही है, और मेरा स्पेस क्या है, बी एस का। तो मुझे ये शो करना है कि ये एफ जो है ये बी एस के अंदर है। बी एस में बनाने के लिए इसे मुझे बाउंडेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि बी एस के अंदर सारे बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो मुझे इस एफ को जो है बाउंडेड बनाना है। ठीक है बेटा, तो अब मैं इस एफ को कैसे बाउंडेड बनाऊंगी, देखो मुझे पता है कि एफ एन जो था वो तो हमने लिया हुआ था बी एस के अंदर, कॉशी सीक्वेंस इन बी एस लिया था। कॉशी सीक्वेंस इन बी एस लिया तो वो कॉशी भी है और बी एस में होने की वजह से वो बाउंडेड भी है। तो हर एफ एन या हर एफ पी जो है मेरे पास बाउंडेड है। ठीक है, तो जब मेरे पास एफ पी बाउंडेड है तो बाउंडेड की डेफिनेशन क्या बोलती है, बाउंडेड की डेफिनेशन बोलती है उसके पास बाउंड्री है, लोअर साइड से भी अपर साइड से भी। तो हमारे पास क्या हो गया, मॉड ऑफ एफ पी एक्स लेस देन इक्वल टू एम आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। ये किसकी डेफिनेशन है, बाउंडेड की। बेटा डेफिनेशंस बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, कॉशी सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, इन सब की डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। तो मेरे पास आ गया मॉड ऑफ एफ पी एक्स लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। अब मॉड ऑफ एफ एक्स को कंसिडर कर लो। इस मॉड एफ एक्स में ना आप एफ पी एक्स माइनस भी कर दो और एफ पी एक्स ऐड भी कर दो, माइनस भी कर दिया और ऐड भी कर दिया। अब इसके अंदर ट्राइंगल इनइक्वालिटी का इस्तेमाल कर लो। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया तो आपके पास ये आ गया। आप सब बच्चों को आती होगी ट्राइंगल इनइक्वालिटी, इतनी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी से ये आ गया मेरे पास मॉड। अब देखो एफ एक्स माइनस एफ पी एक्स तो लेस देन एप्साइलन होगा। क्यों लेस देन एप्साइलन होगा, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि हर एफ एन कन्वर्जेंट है, हर एफ एन कन्वर्जेंट है तो एफ पी भी कन्वर्जेंट है फॉर एन इक्वल टू पी। ठीक है, जब वो कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट की तो डेफिनेशन है मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्साइलन। तो वहां से तो आया लेस देन एप्साइलन, मैंने लिख भी दिया बाई टू। और मॉड एफ पी एक्स क्योंकि बाउंडेड है तो यहाँ पे मैंने लिखा ना ये मॉड एफ पी एक्स लेस देन इक्वल टू एम, यहाँ से एम आ गया। तो मेरे पास आ गया एप्साइलन प्लस एम। तो मॉड एफ एक्स इज लेस देन एप्साइलन प्लस एम, तो इसका मतलब एफ एक्स को नीचे से बाउंड्री मिल गई और ऊपर से भी बाउंड्री मिल गई, क्योंकि जब एफ एक्स लेस देन एप्साइलन, मॉड ऐसे हो जाता है ना बेटा, मॉड एफ एक्स लेस देन एप्साइलन प्लस एम, तो इसका मतलब हो गया एफ एक्स इज लाइंग बिटवीन माइनस ऑफ एप्साइलन प्लस एम और एप्साइलन प्लस एम। तो नीचे से और ऊपर से दोनों साइड से बंद हो गया ये फंक्शन एफ एक्स, तो ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। ठीक है, बाउंडेड की डेफिनेशन कवर हो गई। तो अब ये फंक्शन एफ जो आ गया ये बाउंडेड आ गया। अगर ये बाउंडेड है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन था, डिफाइंड ऑन दिस सेट एस था, तो ये किसका एलिमेंट है, ये बी एस का एलिमेंट बन गया। तो मुझे यहाँ से ये पता चल गया बच्चों की जो फंक्शन एफ था वो लिमिट थी एफ एन की, और वो किसके अंदर है, बी एस के अंदर है। तो मुझे पता चल गया एवरी कॉशी सीक्वेंस एफ एन इन बी एस कन्वर्जेस टू एफ इन बी एस। ठीक है, तो बी एस मेरा क्या बन गया, एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बन गया। क्लियर, चलिए और देखते हैं बेटा एग्जाम्पल। ये देखो, लेट एक्स इक्वल टू सी ए बी। फिर से सी ए बी डिफाइन करो, क्या चीज है, सी इज द सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शंस डिफाइंड ऑन द इंटरवल ए बी। और डी एफ जी मैंने फिर से सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स यही डिफाइन किया है। इस मीट्रिक को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मीट्रिक। हमने आपको कुछ नाम याद कराए हैं मीट्रिक के, जैसे एक डिस्क्रीट मीट्रिक कराया है, ऐसे ही ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मीट्रिक है, इसका नाम है ये यूनिफॉर्म मीट्रिक। ठीक है, और कोई नई डेफिनेशन नहीं है, ये यूनिफॉर्म मीट्रिक, इस सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स को यूनिफॉर्म मीट्रिक बोलते हैं। हमें शो करना है कि ये कंप्लीट है। ठीक है, अब कंप्लीट बनाना है तो फिर से वही काम करना है, पहले इसके अंदर एक कॉशी सीक्वेंस लीजिए, फिर उसको शो कीजिए कि वो कन्वर्जेंट है, फिर शो कीजिए कि जो कन्वर्जेंट है तो उसकी जो लिमिट आ रही है वो एक्स का ही पार्ट है, एक्स का ही एलिमेंट है। बस ये सब काम कर देंगे तो हमारा कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बन जाएगा। तो बेटा एज यूजुअल मैंने क्या किया, एफ एन को एक कॉशी सीक्वेंस ले लिया, कॉशी सीक्वेंस लिया तो मैं शो करती हूँ कि ये कन्वर्जेंट है सी ए बी के अंदर। ठीक है, तो कॉशी सीक्वेंस है, कॉशी सीक्वेंस है तो हर सी ए बी के अंदर है ना, तो आपको पता है सी के पास सारे एलिमेंट कौन से वाले हैं, जो स्पेस है कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन द
इंटरवल ए बी। तो मुझे पता चला यहाँ से कि हर एफ एन जो है एक तो कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन होगा इंटरवल ए बी पे। दूसरी बात एफ एन क्योंकि कॉची सीक्वेंस है तो इसके ऊपर कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन में लगा सकती हूँ, तो मैंने कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाई। कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 be given, there exists a positive integer p such that d of fn fm is less than epsilon for all n m greater than equal to p। रोजाना डेफिनेशंस को रिकॉल किया कीजिए बच्चों, लिख लिख के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेशन अगर लगानी आ गई तो एनालिसिस आसान लगेगी, अगर डेफिनेशन लर्न नहीं हुई तो कुछ समझ ही नहीं आएगा मैडम क्या बता रही है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, ये जो एफ एन एक कॉची सीक्वेंस है ना, ये आपकी डेफिनेशन मैंने इसके ऊपर लगाई तो मेरे पास आ गया डी ऑफ एफ एन एफ एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एंड एम ग्रेटर देन इक्वल टू पी आ गया। अब डी की डेफिनेशन यहाँ लगा दो जो क्वेश्चन में गिवन है। डी की डेफिनेशन क्वेश्चन में क्या थी? यूनिफॉर्मिट्रिक। यूनिफॉर्मिट्रिक क्या था? ये था ना सुप्रीमम ऑफ दिस। इसमें एफ की जगह एफ एन कर दो, जी की जगह एफ एम कर दो, तो क्या आ जाएगा? सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अब देखो बेटा, सुप्रीमम अगर लेस देन है, तो ये कितनी बार कर चुके हैं आज के लेक्चर में कि सुप्रीमम अगर लेस आ रहा है तो मॉड एफ एन, क्योंकि सुप्रीमम भी तो अपने आप में एक अपर बाउंड ही होता है ना। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ना, ये एप्सिलॉन जब इसके लिए अपर बाउंड बना है तो हर टर्म के लिए बन गया, तो मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स भी आपका लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा फॉर ऑल एन एंड एम ग्रेटर देन इक्वल टू पी। ठीक है, और ये क्योंकि सुप्रीमम वाली जो टर्म थी ये फॉर ऑल एक्स थी, तो हमने इसके लिए भी लिख दिया फॉर ऑल एक्स, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी 1। ठीक है, तो अब बेटा मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू पी एंड फॉर ऑल एक्स। अब फिर से बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह जब मॉड आ गया तो डेफिनेशन बन गई रियल्स में। ठीक है, तो अब ये क्योंकि एफ एन था ही रियल वैल्यूड फंक्शन तो वैल्यू तो ये रियल की ले रहा था, और साथ में ये हमारा मॉड आने से ये क्या बन गया कि रियल्स का कॉची सीक्वेंस बन गया ना, तो एफ एन एक्स फिर से कॉची सीक्वेंस रियल नंबर का बन गया। अगर ये रियल नंबर का कॉची सीक्वेंस है तो रियल नंबर्स तो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बनाते हैं। अगर वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बनाते हैं तो वो क्या करेंगे? हर कॉची सीक्वेंस को रियल नंबर पे ही कन्वर्ज कराएंगे। तो इसका मतलब ये जो एफ एन एक्स मेरा कॉची सीक्वेंस आया है, it will be convergent to a real number by Cauchy convergence criteria in reals। ठीक है ना, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होने की वजह से। तो मुझे पता चला ये एफ एन जो है कन्वर्ज करता है, तो मैंने इसकी लिमिट मान ली सपोज एफ एक्स, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, मेरे पास एफ एक्स आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। बट ये जो एफ आया है ना अभी, ये रियल्स के अंदर है, दिस एफ बिलोंग्स टू आर। अभी ये एफ सी ए बी में नहीं आया, इस एफ को सी ए बी में भी लेकर आना है। और दूसरी बात, ये जो एफ एन कन्वर्जेंट आया है ये रियल्स में कन्वर्जेंट आया है, ये विद रिस्पेक्ट टू द मैट्रिक्स डी कन्वर्जेंट नहीं आया। तो मैं पहले तो एफ एन एक्स को शो करूंगी कि ये कन्वर्जेंट है विद रिस्पेक्ट टू द मीट्रिक डी, फिर मैं शो कर दूंगी कि ये जो एफ एन एक्स, ये जो लिमिट है एफ एक्स, ये उसका एलिमेंट है, सी ए बी का एलिमेंट है। ठीक है, तो फिर वही बिल्कुल सेम तरीके से जैसे आपने पहले वाला क्वेश्चन किया, अगर पहले वाला समझ आ गया तो ये आप बिल्कुल सेम तरीके से अपने आप कर सकते हो सब बच्चे। तो देखो मेरे को जो ऊपर स्टेटमेंट मिली थी यही वाली, यहाँ पर ये वाली 1, एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स लेस देन एप्सिलॉन, इसमें मैं फिर से एन को फिक्स कर दूंगी और एम को बढ़ाते चले जाएंगे, तो एम की वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी ले गए, तो ये क्या बन जाएगा? एम की इन्फिनिटी लेते के साथ ये देखो इधर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स है, तो एन की जगह अगर एम कर दूंगी तो एफ एम एक्स की लिमिट भी एफ एक्स आ जाएगी, तो एफ एम एक्स की जगह एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाली स्टेटमेंट मेरी ये बन जाएगी। क्लियर? अब क्या करोगे, ये आपके पास लेस देन एप्सिलॉन आया तो फिर आपके पास एप्सिलॉन जो है अपर बाउंड बन गया मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का। ठीक है, अगर ये अपर बाउंड है तो सुप्रीमम क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड होता है, तो लीस्ट अपर बाउंड से छोटा होगा, तो सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा बोल देती हूँ। देखो ये वाली स्टेटमेंट जो है जहां मेरी पेंसिल है, ये तो इस समय बोल रही है कि एप्सिलॉन इज द अपर बाउंड ऑफ दिस मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, और सुप्रीमम मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स बोलता है इट इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो लीस्ट अपर बाउंड अपर बाउंड से छोटा होगा, तो लीस्ट अपर बाउंड कौन है? सुप्रीमम, तो सुप्रीमम लेस देन एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, अब ये सुप्रीमम किसके बराबर है? डी एफ एन एफ के बराबर है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो अब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाई तो मुझे पता चल गया एफ एन कन्वर्जेस टू एफ विद रिस्पेक्ट टू द मैट्रिक्स डी, मैट्रिक्स डी। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि एफ एन कन्वर्ज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एफ विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक डी, तो हम रियल से डी तक तो पहुंच गए।
अब ये लिमिट जो एफ है इसको पहुंचाना है हमारे को किसके अंदर, सी ए बी में। अब इसे सी ए बी में लेकर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सी ए बी में लाने के लिए इसे कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन बनाना पड़ेगा ऑन द इंटरवल ए बी। अब रियल वैल्यूड तो ये है, मुझे तो इसको सिर्फ कॉन्टिन्यूस बनाना रह गया। ठीक है, तो मैं इसको कॉन्टिन्यूस बना दूँ। कॉन्टिन्यूस एक फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होता है अपने इंटरवल ए बी के अंदर, व्हेन इट इज कॉन्टिन्यूस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दैट इंटरवल ए बी। तो पहले तो मैं इसके अंदर कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लूँ। तो मैंने इंटरवल ए बी के अंदर कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया एक्स नॉट। मैं शो कर दूंगी कि एफ जो है ना कॉन्टिन्यूस एट एक्स नॉट है। तो अगर क्योंकि ये आर्बिट्ररी पॉइंट है एक्स नॉट पे कॉन्टिन्यूस हुआ तो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने कैसे सॉल्व किया है कि एफ एन कन्वर्ज कर रहा है एफ पर। ठीक है, फॉर एन ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो लिखो या एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन लिखो एक ही बात है। तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट कन्वर्जेंट की डेफिनेशन यूज कीजिए। एफ एन कन्वर्जेस टू एफ है ना, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा, डी ऑफ एफ एन एफ इज लेस देन एप्साइलन। उस एप्साइलन का नाम मैंने रखा हुआ है एन बाय थ्री। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। क्योंकि एन पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए एन बाय थ्री मैं इसको लिख सकती हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो मेरे पास ये आ गया डी ऑफ एफ एन एफ इज लेस देन, ये एन एप्साइलन की जगह पे एन आ गया, बस आप ये समझ लीजिए। एप्साइलन को मैंने एन बाय थ्री माना हुआ है। अब डी एफ एन एफ लिख लिया आपने, डी की डेफिनेशन फिर से इस्तेमाल करी जो क्वेश्चन में डिफाइन थी सुप्रीमम वाली, वो डिफाइन करी। तो यहाँ पे अब सुप्रीमम ये आ गया तो एन इससे लेस, तो हमारे पास मॉड एफ एन एक्स, ये हर टर्म लेस आ जाएगी इससे, लेस देन एन बाय थ्री। ठीक है, और ये टर्म क्योंकि यहाँ पर सुप्रीमम के नीचे लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू ए बी, तो ये वाली जो स्टेटमेंट होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल ए बी यूज हो गई। ठीक है ना, तो अब इसमें मैंने पर्टिकुलरली, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है जहां मेरी पेंसिल है ये फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के लिए ट्रू है, तो एन नॉट और उससे बड़े वाले हर नंबर के लिए ट्रू है। तो एन नॉट के लिए ट्रू है तो मैंने एन की जगह एन नॉट डाल लिया। तो इस वाली स्टेटमेंट में मैंने एन की जगह एन नॉट डाला तो मेरे पास आ गया एफ एन नॉट एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल ए बी। अब इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फॉर ऑल एक्स ट्रू है। अगर ये फॉर ऑल एक्स ट्रू है तो ये एक्स नॉट के लिए भी ट्रू होगी, क्योंकि एक्स नॉट भी इंटरवल ए बी का ही एलिमेंट ले रखा है हमने। तो मैंने इसके अंदर एक्स को एक्स नॉट भी डाल सकती हूँ। तो मैंने अब इस स्टेटमेंट के अंदर एक्स को एक्स नॉट डाल दिया, तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो पहले मैंने एन को एन नॉट डाला, फिर मैंने एक्स को एक्स नॉट डाला। और मैं ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि ये वाली जो स्टेटमेंट है जो यहाँ पे मेरी पेंसिल है ये एन नॉट और एक्स नॉट दोनों के लिए ट्रू है। ठीक है ना, तो मैंने ये डाल दिया। अब देखो क्या आएगा, क्योंकि एफ एन नॉट जो है कॉन्टिन्यूस है एट एक्स नॉट, तो हमारे पास फिर डेफिनेशन अब हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन की लगाएंगे। ठीक है ना, तो नीचे देखो मैंने ब्रैकेट में लिखी हुई है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है रियल्स के अंदर। तो देखो एफ एन नॉट एक रियल वैल्यूड फंक्शन है कि जो कि कॉन्टिन्यूस है एक्स नॉट पर। तो उसकी डेफिनेशन कहती है कि एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट मॉड ऑफ दिस एफ एन नॉट एक्स माइनस एफ एन नॉट एक्स नॉट इज लेस देन एप्साइलन वेन एवर एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा। ये जो स्टेटमेंट नंबर थ्री है ये कहाँ से आई है, मैंने ये आपको नीचे लिख कर दे दिया इतना इसके अंदर पूरी डेफिनेशन के साथ कि आप भूल गए होंगे। देखो डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है, अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod of fx minus fc less than epsilon whenever mod x minus c less than delta। अब देखो बेटा इसमें f की जगह कर दो एफ एन नॉट और c की जगह पे कर दो एक्स नॉट और एप्साइलन की जगह पे कर दो n बाय थ्री। ठीक है, डेल्टा की जगह डेल्टा ही रहेगा। जब आप इस पूरी डेफिनेशन में, ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है जो आप फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर से करते आ रहे हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन के अंदर आप ये सारे चेंजेस करेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट नंबर थ्री मिल जाएगी। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट नंबर थ्री आ गई। अब आगे देखो मैंने क्या किया, मेरे को शो करना है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एफ एक्स नॉट, तो मुझे शो करना है मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट इज लेस देन एप्साइलन, मुझे ये शो करना है वेन एवर एक्स माइनस एक्स नॉट मॉड इज लेस देन डेल्टा। तो मैंने इसको कंसीडर कर लिया मॉड एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट को। अब इसके अंदर मैं चेंजेस क्या क्या लेकर आ रही हूँ, देखो इसमें मैंने एफ एन नॉट एक्स ऐड किया, एफ एन नॉट एक्स माइनस भी कर दिया, ऐसे ही मैंने एफ एन नॉट एक्स नॉट माइनस भी कर दिया और एफ एन नॉट एक्स नॉट ऐड भी कर दिया। ठीक है, अब ये आ गई डेफिनेशन पूरी की पूरी इनइक्वालिटी। अब ये क्या होगा, इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा के मॉड को सेपरेट कर लो, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा लगा के आपने इसको सेपरेट कर लिया।
अब ऊपर से सारी चीज़ें इस्तेमाल करो। हमने ये 1 2 और 3 तीनों के अंदर शो किया है कि ये तीनों की तीनों टर्म्स जो हैं, ये तीनों मॉड्स जो हैं, ये लेस देन n/3 होते हैं। तो ये लेस देन n/3 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 आ गया। इनका टोटल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3n/3 यानी कि n आ जाएगा। तो मेरे पास ये लेस देन n आ गया। तो ये एक तरीके से n यहाँ पे एप्सिलॉन का काम कर रहा है। तो मेरी डेफिनेशन, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई कि एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। तो सी की जगह एक्स नॉट है, एप्सिलॉन की जगह एन है। तो मेरे पास एफ जो आ गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ गया एट एक्स नॉट। और एक्स नॉट कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट था, ठीक है, जिसके ऊपर हमने शो कर दिया कॉन्टिन्यूस है। तो ये हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा। तो वो हर पॉइंट आया कहाँ से, इंटरवल ए बी से आया। तो मुझे पता चला कि एफ इज अ कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन द इंटरवल ए बी। तो एफ क्या हो गया, सी ए बी का एलिमेंट बन गया। बस मुझे यही शो करना था कि कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बनाने के लिए कि कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और उसकी जो लिमिट है वो स्पेस के अंदर ही है। तो मैंने शो कर दिया कि एफ एन कन्वर्ज करता है एफ पे और उसकी लिमिट किसके अंदर है, सी ए बी के अंदर ही है। तो मेरा ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बन गया। क्लियर है बच्चों? अब देखो बेटा, मेरे पास एक डेफिनेशन बच गई है, डेफिनेशन ऑफ सबसीक्वेंस। अगर आपको याद हो कि सबसीक्वेंस क्या होते हैं रियल्स के अंदर, तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन सबसीक्वेंस की आ जाएगी आपके पास मीट्रिक स्पेस में। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं जरा। देखो बेटा, कोई भी सीक्वेंस ले लो आप, कोई भी, कन्वर्जेंट हो या ना हो, हार्डली मैटर्स, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा कोई भी एक सीक्वेंस है। आप इसके अंदर से सबसीक्वेंस अगर निकालना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना है, इसी सीक्वेंस में से कुछ टर्म बाहर निकाल लो, ठीक है। वो इसका सबसीक्वेंस बनेगा, प्रोवाइडेड कि ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। आप जैसे मान लो मैं हर ऑड टर्म उठा लेती हूँ, तो फर्स्ट टर्म उठाई, थर्ड टर्म उठाई, फिफ्थ टर्म उठाई, सेवंथ टर्म उठाई, तो मेरे पास 1 1 1 1 करके एक सीक्वेंस निकल आएगा। ये कहलाएगा सब सीक्वेंस, ठीक है। मैं मान लो इवन नंबर की टर्म उठा लेती सारी, तो सेकंड वाली टर्म उठाई, फिर फोर्थ टर्म उठाई, फिर सिक्स्थ टर्म उठाई, तो ये एक सब सीक्वेंस बन गया, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि इवन और ऑड ही उठानी है। आप पहली टर्म उठाओ, फिर 2 छोड़ दो, फिर 3 छोड़ दो, ऐसे ऐसे करके उठा लो, तो वो भी एक सब सीक्वेंस है। द थिंग इज कि जो आपका गिवन सीक्वेंस है उसी के अंदर से आपको सबसेट बाहर निकालना है और ऑर्डर प्रिजर्व होना चाहिए कि जिस ऑर्डर में वो मेन सीक्वेंस के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, उसी ऑर्डर के अंदर आप टर्म को बाहर निकालेंगे, ठीक है। जैसे और एक इसी में देख लो, जैसे मान लो मेरे पास है 1 -1 1 -1 1 -1, कुछ भी यही है, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। इसमें से आप पहले फर्स्ट टर्म उठा ली मैंने ये वाली, फिर मैंने ये वाली उठा ली -1, ठीक है। और लिखो इसमें कोई टर्म ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा, ये लो 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 लगा दिया, ठीक है, यहाँ 7 लगा दिया, ये लगा दी मैंने। अब पहले मैंने 1 उठाया, फिर मैंने -1, फिर मैंने 4 उठा लिया, फिर मैंने 7 उठा लिया, तो ये भी एक सबसीक्वेंस बन गया, ठीक है। ऐसे करके और आगे तक उठाती जाऊंगी। बट अब अगर मैं 7 के बाद ये वाला 2 उठा लूँ ना, ये वाला 2, मैं पहले 7 तक पहुंच गई, अब मैं 7 के बाद अगर 2 उठा लूंगी ना, तो ये सबसीक्वेंस नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आगे बढ़ गई, तो मुझे अब आगे ही चलना है। आपका जो ऑर्डर है ना, दैट शुड बी प्रिजर्व। आप ऐसा नहीं करेंगे कि पहले पहला एलिमेंट उठा लें, फिर 10th एलिमेंट उठा लें, फिर दोबारा 5th पे आ जाए, फिर दोबारा 7th पे चले जाएं। ऐसे नहीं, जिस ऑर्डर में आप चल दिए उस ऑर्डर में, चाहे कोई पैटर्न बने या ना बने, बस आपने एक बारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस पकड़ लिया, मतलब आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, तो आप आगे की तरफ ही बढ़ेंगे, पीछे वापस नहीं आएंगे। उसे बोलते हैं सब सीक्वेंस, ठीक है। तो सब सीक्वेंस की जो डेफिनेशन रियल्स में थी, बिल्कुल सेम डेफिनेशन आपकी मैट्रिक्स में भी आ जाएगी। तो देखो मैंने क्या कहा कि लेट एक्स एन बी एनी सीक्वेंस। अब वहां पे लिखते थे इन रियल नंबर्स, अब लिख दिया इन अ मीट्रिक स्पेस, ठीक है। फिर वहां पे भी क्या होता था, एन के इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। जैसे n1 लेस देन n2 लेस देन n3, देन एक्स एन के इज कॉल्ड द सबसीक्वेंस ऑफ एक्स एन। एक्स एन के का क्या मतलब हुआ बेटा, एक्स एन वन, एक्स एन टू, एक्स एन थ्री, मतलब आपने ऑर्डर को प्रिजर्व किया है कि जिस ऑर्डर में ये नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपने उसी ऑर्डर में टर्म्स को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इसका पूरी ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसका मीनिंग मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया कि आपको सीक्वेंस के अंदर से ही टर्म्स निकालनी है, पर ऑर्डर प्रिजर्व करना है, ठीक है। आप ऐसे नहीं करेंगे कि कभी आगे आ गए कभी पीछे चले गए। एक बार आपने इंक्रीजिंग सीक्वेंस पकड़ लिया, तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में ही उठाओ, चाहे कोई पैटर्न बने या ना बने, हार्डली मैटर्स, ठीक है।
तो ये थी बेटा सबसीक्वेंस की डेफिनेशन। फिर यही सेम चीज आपने रियल्स में भी करी थी, अब वो यहाँ पे भी कर रहे हो थ्योरम। इफ अ कॉची सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस then the subsequence itself converges to the same limit as that of the subsequence। कि अगर कोई कन्वर्ज कॉची सीक्वेंस आपने लिया, उस कॉची सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस आपको मिल गया, तो जो लिमिट उस कॉची सॉरी सबसीक्वेंस की होगी ना, वही सेम लिमिट उस कॉची सीक्वेंस की भी होगी। ठीक है, तो देखो प्रूफ कर लेते हैं। हमने कहा लेट एक्सएन बी एनी कॉची सीक्वेंस इन द मीट्रिक स्पेस एक्स डी। तो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या बोलती है? एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट सच दैट डी ऑफ एक्स एन एक्सएम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। अब ये डेफिनेशन तो सबको याद हो गई होगी, ये तो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है, कितनी बार इस्तेमाल कर चुके हो। अब हमने इसका कोई सबसीक्वेंस लिया, सपोज एक्सएन का सबसीक्वेंस है एक्सएन के, हमने माना हुआ है कि एक्सएन के कन्वर्जेंट है। अगर एक्सएन के सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो मेन सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगा और सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेगा, ये मुझे प्रूफ करना है। तो मैंने माना कि सबसीक्वेंस एक्सएन के जो है ना, ये कन्वर्ज करता है एक्स पर। ठीक है, अब मुझे शो करना है एक्सएन भी एक्स पे ही कन्वर्ज करेगा। तो पहले तो सबसीक्वेंस एक्सएन के जो कन्वर्ज कर रहा है एक्स पे, इसकी डेफिनेशन लगा ले। देखो सबसीक्वेंस भी अपने आप में एक सीक्वेंस ही है, तो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन इस्तेमाल होगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर k नॉट सच दैट dxn k is less x is less than epsilon by 2 for all k greater than equal to k नॉट। ये डेफिनेशन मैंने किसके ऊपर लगाई है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस अप्लाइड ऑन xn k। ठीक है, तो xn की जगह xn k आ गया, और जो लिमिट थी वो मेरे को x बनानी थी तो x आ गई, और पॉजिटिव इंटीजर मैंने k नॉट ले रखा है तो वो k ग्रेटर देन इक्वल टू k नॉट आ गया। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 2 ट्रू है आपकी k ग्रेटर देन इक्वल टू k नॉट के लिए, और इक्वेशन 1 आपकी ट्रू है फॉर ऑल n एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट के लिए। मैंने क्या किया, p को मैक्सिमम ले लिया n नॉट और k नॉट, तो p जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू k नॉट हो जाएगा, क्योंकि p तो मैक्सिमम ऑफ n नॉट एंड k नॉट है, तो इन दोनों से बड़ा है, तो p जो हो गया k नॉट से बड़ा आ गया, तो p ग्रेटर देन इक्वल टू k नॉट आ गया। जैसे ही p ग्रेटर देन इक्वल टू k नॉट आया, इक्वेशन नंबर 2 जो है वो होल्ड कर जाएगी p k के लिए, सॉरी p के लिए, क्योंकि इक्वेशन 2 होल्ड्स फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू k नॉट, और p भी ग्रेटर देन इक्वल टू k नॉट है, तो k की जगह मैं p डाल सकती हूँ, तो इक्वेशन टू जो हो गई वो होल्ड कर गई p के लिए। तो इस इक्वेशन 2 में k की जगह p लिख दो, तो 2 इसकी जगह पे लिखा तो मेरे पास आ गया डी एक्स एन पी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है बेटा, इसका नाम मैंने रखा 3। अब देखो आप, एन पी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू पी है मेरे पास, और p जो है वो ग्रेटर देन एन नॉट है। क्यों है p ग्रेटर देन एन नॉट? क्योंकि मैंने p क्या लिया हुआ है, p इज मैक्सिमम ऑफ एन नॉट एंड के नॉट, तो p जो है वो ग्रेटर देन एन नॉट भी है क्योंकि मैक्सिमम है, तो p ग्रेटर देन एन नॉट भी आ गया। तो अब इसका इस्तेमाल करो इक्वेशन 1 के अंदर। देखो इक्वेशन 1 के अंदर इसका इस्तेमाल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखो, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन 1 होल्ड करती है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, और मेरा एन पी जो है वो ग्रेटर देन एन नॉट है, तो इक्वेशन 1 विल होल्ड फॉर एन पी। तो आप क्या करेंगे, एन की जगह पे एन उस सॉरी ये किसकी जगह पे पी लगाएंगे, ये देखो एम की जगह पर मैंने एन पी लगा दिया। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन 1 ने दे दिया एक्स एन माइनस एक्स एन पी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट आ गया। तो 3 और 4 इक्वेशन से मेरे को ये मिल गया। अब 3 और 4 दोनों को इकट्ठा कर दो। ठीक है, देखो 3 थर्ड इक्वेशन कह रही है डी एक्स एन पी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, और फोर्थ इक्वेशन कह रही है डी एक्स एन पी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। आप देख रहे हो इसके अंदर आपको 3 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, एक एक्स एन, एक एक्स और एक एक्स एन पी। 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, तो मैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो मैंने ट्राइंगल इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया, क्योंकि डी मीट्रिक है तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड करती है। तो मेरी डी एक्स एन एक्स के ऊपर अगर मैंने ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाई तो आ गया लेस देन इक्वल टू डी एक्स एन पी प्लस दिस। अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे तो दोनों लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, तो मेरे पास आ गया एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। तो फाइनली मेरे पास क्या टर्म आ गई, डी एक्स एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। यहाँ से मुझे पता चला कि सीक्वेंस एक्स एन जो है वो कन्वर्ज कर गया
एक्स के ऊपर, क्योंकि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन आ गई। तो मेरे पास आ गया बेटा एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गई यहाँ तक बात? तो बेटा यहाँ पे मेरा ये चैप्टर नंबर 1 जो है वो खत्म हो गया, मीट्रिक स्पेस का बेसिक कंसेप्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर जब आएगी इसके ऊपर मीट्रिक स्पेस की नेक्स्ट क्लास, उसके अंदर हम टोपोलॉजी वाला चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।